हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। बेटा आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आज वाले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ द पर्सन हैज टू बी रिप्रोड्यूस, यानी है ना, अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं हैविंग प्रेगनेंसीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने जो सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल सेक्स रेशियो को भी मेंटेन करना है। किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया है फीमेल रेशियो में, फीमेल फीटिसाइड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई भी हम नेगेटिव यूज इस चीज का ना करें, इलीगल यूज ना करें। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ पॉइंट्स, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस करेंगे जो कि अवॉइड कराते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है बेटा जी, करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लास्ट टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। ठीक है, लास्ट टॉपिक जरूर है लेकिन बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है जी, तो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर इशू है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग एज लोगों के लिए, मैं बोलूं रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप्स के लिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अपने डिसीजंस हैं, ठीक है, वो कभी भी किसी के प्रेशर में आके नहीं लेने चाहिए, कोई डिसीजन प्रेशर में आके नहीं, बल्कि अपने माइंड से और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड उस चीज को करने के कैपेबल है तो। ठीक है जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग आस-पास के जो लोग हैं उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं टू हैव चिल्ड्रंस, टू बेयर चिल्ड्रंस। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह की स्कीम्स निकाल रही है टू डिक्लाइन द पॉपुलेशन रेट, है ना। यानी कि हम जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अलग अलग स्कीम्स निकाली जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम हो सके, या जो कपल्स हैं वो जो कम बच्चों को जो है बेयर करे, या कम बच्चों को जो है रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, उनमें से कुछ स्कीम्स हैं, जैसे हमारी एक है वन चाइल्ड नॉर्म। आप लोगों ने अगर सुना हो तो वन चाइल्ड नॉर्म क्या है कि दोज फैमिलीज हु हैव अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, ऐसी फैमिलीज जिनके पास सिंगल चाइल्ड होता है, गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। ये क्या है, एक तरीका है किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कि उनको क्या करना चाहिए। और एक और आपने सुना होगा, काफी ज्यादा स्लोगन फेमस हुआ था, हम दो हमारे दो, है ना। ये भी किस लिए था, ये भी इसलिए था सिर्फ कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी, लोगों के दिमाग में डालना चाहती थी कि आपको कितने बच्चे करने चाहिए, या क्या चीज जो है वो बेटर होगी हमारी पॉपुलेशन के लिए, सोसाइटी के लिए। बट मेजरली चीज जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहिए बेटा, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने माइंड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी और माइंड कैपेबल है फॉर डूइंग समथिंग तब आप उसको करो, अगर नहीं है तो आप उसको मत करिए। तो इसीलिए इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, या कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज अगर हो गई है तो उन अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने चाहिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग मेजर टॉपिक करेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है जी, जब हम कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ते हैं तो मैं अगर बोलूं कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मतलब क्या है ना, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्या मतलब है। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस बेटा वो डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट कराते हैं प्रेगनेंसीज। ठीक है, डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो हम लोग यूज कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है जी, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनविलिंगली अगर वो चीजें हो रही है तो, क्लियर है।
तो बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, हमारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब होगा क्या इससे, अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कोई भी डिजीज ट्रांसमिट होने के। जी हाँ, सेक्सुअल तरीके से भी अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। हमें अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अगर उस रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बीमारियां जो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो सकती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा एसटीडीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्लियर है। ये डिजीज जो है कुछ मतलब कुछ जो है ये उनसे हो सकती है ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जो एसटीडीज बैक्टीरिया से होती है हम लोग उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, है ना, और कुछ एसटीडीज जो वायरस से होती है हम लोग उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। वायरस से होने वाली लिखते हैं पहले एड्स, जो कि कॉमनली नोन है। एड्स क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, ये बेटा एड्स हो गई, वायरस से होने वाली डिजीज है। दूसरी है सिफिलीज। क्लियर। यहां पर बैक्टीरिया से होने वाली है बेटा गोनोरिया और वार्ड्स, ठीक है। तो ये बीमारी है, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो एसटीडीज को अवॉइड भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, एसटीडी को अवॉइड भी करना है हमें, उससे बचाना भी है बॉडी को, और प्लस अब हमें जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको भी बचाना है, तो इसलिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला कंट्रासेप्टिव मेथड लिखते हैं, या मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला कंट्रासेप्टिव मेथड हमारा पहला है बेटा बैरियर मेथड। सबसे पहला कंट्रासेप्टिव है बैरियर। अब बैरियर नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं थोड़ा सा कि बैरियर क्या होगा, कि कहीं भी बीच में कोई चीज लगा देना, बैरियर लगा देना, बैरियर बना देना, इस बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है, जो मेल पार्टनर है उसका पेनिस है ना, यानी कि जो मेल ऑर्गन है, मेल पेनिस को क्या कराना है, कवर करा देते हैं, उसमें बैरियर बना दिया, ठीक है। किसके बीच में, स्पर्म के बीच में, और जहां पर एग है, एग फर्टिलाइज होने जाना है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बैरियर बन जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होकर एग के पास नहीं जा पाएगा। इन शॉर्ट प्रिवेंट कर देते हैं प्रेगनेंसी, है ना। क्लियर है। तो बैरियर में हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा कॉन्डम, और मेजरली इसको मैं लिखूंगी कवरिंग, है ना। तो बैरियर मेथड क्या होगा, जब हम एक बैरियर लगा देंगे बिटवीन द मेल एंड फीमेल जेनाइटल पार्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है जी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म into the female body by covering male sex organ, या फिर हम लिखते हैं बेटा पेनिस। क्लियर है। तो ये कवरिंग है, बैरियर है, कवर कर देगा दैट पार्ट को, ताकि वो स्पर्म जो है वहां तक ट्रेवल करके ना जा सके। क्लियर है। दूसरा मेथड है बेटा हमारा हार्मोनल मेथड बोलेंगे इसको, या फिर इसको हम लोग केमिकल मेथड बोलेंगे, ठीक है। हार्मोनल मेथड या फिर केमिकल मेथड, मैं बता देती हूँ इसमें क्या होगा। हार्मोनल मेथड है, केमिकल मेथड में जो है, जो फीमेल पार्टनर है उसको क्या करना पड़ेगा, फीमेल पार्टनर को पिल्स लेनी होती है, ओरल पिल्स का तरीका है ये, ठीक है। फीमेल पार्टनर को ओरल पिल्स इनटेक करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो एग ओव्यूलेट होने के लिए निकलता है ना, एग क्या है, फर्टिलाइज होने के लिए निकलेगा। एग फर्टिलाइज होने के लिए निकलते टाइम
कुछ साइकिल में ऐसा चेंज होगा कि वो जो एग फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं निकल पाएगा उस टाइम पर, तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म आया है एनकाउंटर करने के लिए, उसको वहां पर एग नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। एट लास्ट हमको क्या करना है, प्रेगनेंसी को बचाना है। तो ये होता है आपका बेटा ओरल पिल्स के टाइम पर, या मैं बोलूं केमिकल या फिर हार्मोनल चेंज की, कि बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स ऐसे कुछ चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम लिख देते हैं हार्मोनल या फिर केमिकल मेथड। अगर हम लिखेंगे बेटा हार्मोनल या केमिकल मेथड में क्या लिखेंगे, ड्यू टू हार्मोन्स the chemical nature of uterus gets changes which prevents pregnancy ठीक है, ओव्यूलेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगी जिसकी वजह से बेटा प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ओरल पिल्स। क्लियर है? ठीक है, दूसरा कंट्रासेप्टिव मेथड है हमारा हार्मोनल या फिर केमिकल मेथड, ओरल पिल्स, जिसका एक एग्जाम्पल है सहेली। ठीक है, एक ओरल पिल का एग्जाम्पल है बेटा सहेली। ठीक है जी। थर्ड है हमारा बेटा IUD, लिख सकते हैं इसको, या फिर IUCD लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म अगर लिखवाते हैं तो I मीन्स इंट्रा यूटेरीन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रीन मतलब यूट्रस के। ठीक है, यूट्रस के अंदर अगर हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं IUD। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेटा हम कॉपर का बना हुआ, ठीक है, कॉपर का बना हुआ एक एलिमेंट या कॉपर का बना हुआ एक डिवाइस बोलूंगी मैं, उस डिवाइस को क्या करते हैं, फीमेल यूट्रस के अंदर हम लोग इम्प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉपर निकल रहा है ना, कॉपर उसमें से निकलेगा तो कॉपर जो यूट्रस है ना, उसका नेचर इस तरीके से कर देगा कि वहां पर जो है स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगी तो प्रेगनेंसी अपने आप ही नहीं होगी। क्लियर है? कॉपर टी इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, ये फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये हमेशा किसी आप डॉक्टर से या क्वालिफाइड डॉक्टर से कराइए, ना कि किसी भी कोएक्स से। ठीक है जी, इतना क्लियर है बेटा? तो IUD हम लिखेंगे इट इज इंसर्टेड in the uterus which changes the nature of uterus and prevents fertilization and thereby pregnancy। ठीक है जी, एग्जाम्पल है बेटा इसमें कॉपर टी। ठीक है, CU लिखना है कॉपर को, कॉपर टी एग्जाम्पल है आपका IUD का या IUCD का। ठीक है, अब बेटा हमारा लास्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड है और इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि है सर्जिकल मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड है, या इसको मैं बोलूंगी परमानेंट मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड आपका परमानेंट मेथड है। अब परमानेंट मेथड का मतलब क्या है कि सर्जिकल मेथड में सर्जरीज करी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। अब सिंपल सी बात है, अगर एक बार कोई भी आपकी डक्ट या कोई भी ट्यूब कट गई
और वो स्टिच हो गई है, तो दोबारा से जो है आप कभी भी रिवर्सिबल नहीं कर सकते उस प्रोसेस को, यानी कि दोबारा वो पर्सन फर्टाइल नहीं हो सकता। इट विल टर्न टू अ स्टेराइल पर्सन, ठीक है, वो इनफर्टाइल हो जाएगा क्योंकि एक बार सर्जरी वहां पर हो चुकी है। क्लियर है? सर्जिकल मेथड जो है वो बेटा मेल के अंदर अलग होगा, ऑब्वियसली फीमेल के अंदर अलग होगा। मेल के अंदर अलग डक्ट्स को कट किया जाएगा और फीमेल के अंदर अलग डक्ट्स को कट किया जाएगा। तो मेल के अंदर होती है बेटा वैसेक्टोमी, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर होती है ट्यूबिक्टोमी, ठीक है। पहले वैसेक्टोमी करते हैं। वैसेक्टोमी के अकॉर्डिंग आपको अगर डायग्राम दिख रहा है तो वैसेक्टोमी में डायग्राम आप देखिए, जो आपको वास डिफरेंसेस दिख रही है ना, इन वास डिफरेंसेस को कट किया जाता है और वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, जैसे कि डायग्राम्स में आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो वैसेक्टोमी में क्या होगा, इन दिस वास डिफरेंस आर कट and tied together to prevent pregnancy, ठीक है जी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। वास डिफरेंस को कट किया जाएगा और आपस में उनको बांध दिया जाता है ताकि आगे वो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए आपका फीमेल एग सेल तक। क्लियर है? ठीक है। वैसेक्टोमी में भी सेम चीज है बेटा, डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से करानी चाहिए, ठीक है। ये मेल्स के अंदर हो रहा है, इट इज डन इन मेल्स। क्लियर है? मेल्स के अंदर होती है। सेम ट्यूबिक्टोमी का अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ट्यूबिक्टोमी के डायग्राम में देखिए फैलोपियन ट्यूब दिख रही है आप लोगों को, फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया गया है ईच साइड से, है ना। फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से कट कर दिया है और उन्हीं को कट करके आपस में मतलब टाई कर दिया है। टाई करने के बाद क्या होगा, अब जो एग है वो ओवरी से निकलकर यूट्रस में नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो ट्यूबिक्टोमी में क्या होगा, इन दिस fallopian tubes are cut and tied, ठीक है। सेम प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी, इट इज डन इन फीमेल्स। क्लियर है? अब इनके अगर हम साइड इफेक्ट्स या ऐसा कुछ देखें तो यहां पर जो दो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी, मैं स्टार मार्क करके लिख रही हूं। क्या? पहला तो कि इट इज कंप्लीटली यानी नो फेलियर, कोई फेलियर ऑफ चांस नहीं है, यहां पर चांस है ही नहीं कि फेल होगा ये मेथड, ठीक है। और दूसरी चीज, इट इज इरिवर्सिबल बेटा, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये दोबारा से अगर आप चाहो कि हम जो है रिप्रोड्यूस करें तो वो नहीं हो पाएगा इस मेथड में। क्लियर है? ठीक है। कंप्लीटली कोई भी इसमें फेलियर नहीं मिलेगा, कंप्लीट मेथड है ये, इरिवर्सिबल है, परमानेंट मेथड है, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें क्या चीज आती है, जो आपका हार्मोनल मेथड है, केमिकल मेथड है, इट हैज साइड इफेक्ट्स। अगर हम कोई भी केमिकल यूज कर रहे हैं, कोई भी हार्मोन ऊपर नीचे कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो बेटा साइड इफेक्ट्स उनके होंगे ही होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गया है आपको? चारों टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। वी हैव 4 टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें क्या होगा, आपका एक मेथड है जो परमानेंट मेथड है, जिसको हम लोग क्या है, इरिवर्सिबल है, हम लोग नहीं बदल सकते, चेंज नहीं कर सकते, पर्सन प्रॉपर्ली स्टेराइल हो जाएगा। बाकी 3 मेथड्स हैं बेटा इरिवर्सिबल है, यानी कि हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दोबारा से फर्टाइल पीरियड में जा सकते हैं वापस, ठीक है। चारों टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड समझ आ गए हैं? क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। कोई और अगर आपको डाउट्स हैं इसी चैप्टर में से, कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक बेटा ठीक है, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।